कि जिस प्रकार से हमने देखा है रीसेंट डेवलपमेंट्स होते हुए, बहुत इंटरेस्टिंग है। बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा डील्स वगैरह के भी समाचार हमने देखे हैं और काफ़ी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कंपनी ने जीते हैं, सब्सिडरीज और सबका मिला के अगर हम बात करें तो पहले तो बिजनेस की जो ये गति है उसके बारे में समझना चाहते हैं। काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, कैसे देख रहे हैं पहले तो बिजनेस के सिनेरियो को? प्रीतिश जी, चर्चा की शुरुआत यहाँ से करेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपने जो कहा कि बिजनेस की गति आज के दिन अच्छी है, वो गति इसलिए अच्छी है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज हैं, खासकर की जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर पॉलिसीज हैं, उनकी वजह से सिर्फ टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को नहीं पर सारी इंडियन इंडस्ट्रीज को एक ऐसा बूस्ट मिला है, एक ऐसी इंकरेजमेंट मिली है कि इंडिया की पूरी इकोनॉमी और सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की गति आज के दिन बहुत अच्छी है। अगर हम स्पेसिफिकली रेलवेज की बात करते हैं तो हमने देखा है पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से रेलवेज ने अपने प्लान्स अनाउंस किए हैं और उससे बढ़कर कि उन प्लान्स को उन्होंने मटेरियलाइज करना चालू किया है। जैसे पिछले साल उन्होंने अनाउंस किया था कि 1 लाख वैगन की टेंडर निकालेंगे, उस टेंडर को उन्होंने पब्लिश किया और फाइनलाइज भी किया। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वंदे भारत की जो स्लीपर ट्रेन्स हैं उसकी टेंडर करके उसे प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी देंगे उन्हें मैन्युफैक्चर करने की। उस टेंडर को उन्होंने पब्लिश करके मटेरियलाइज किया, फाइनलाइज किया। और अगर हम तीसरी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं जो कि हमारी व्हील सेट कॉन्ट्रैक्ट है, व्हील सेट प्रोजेक्ट, अगर आप देखें तो बहुत सालों से एक परमानेंट प्रॉब्लम ये रही है व्हील सेट्स की अवेलेबिलिटी, फॉर्ज व्हील सेट्स की अवेलेबिलिटी, सिर्फ इंडिया में नहीं परंतु ग्लोबली। और इंडियन रेलवेज की जो चाल थी कि इंडिया में एक फैसिलिटी बैठाने की जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर फॉर्ज व्हील्स मैन्युफैक्चर करेगी, ये एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग और बहुत ही पाथ ब्रेकिंग विजन थी जो उन्होंने फाइनलाइज किया है और मटेरियलाइज किया है। और अब बहुत ही जल्द 3 सालों के अंदर हमारी जो कंसोर्शियम है टीटागढ़ और रामकृष्णा फोर्जिंग्स की, हम फॉर्ज व्हील्स बनाकर इंडियन रेलवेज और ग्लोबल मार्केट को भी बेचना चालू करेंगे। डेफिनेटली, बहुत अच्छे से सर आपने समझाया। प्रीतिश जी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हमने देखा है एक के बाद एक बहुत सारे ऑर्डर्स जो है वो आपने जीते, लेकिन इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉइंट वेंचर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अगर आप बता सकते हैं तो, नहीं तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें मार्जिन्स कैसे डेवलप होते हैं, या फिर ऑन डिलीवरी बेसिस पे होता है, या रेवेन्यू स्ट्रीम, थोड़ा सा ये मैं समझना चाह रहा था यहाँ से। बिल्कुल। तो आपके इस सवाल को मैं 2 भागों में आंसर करूंगा। एक तो जो आपने कहा कि जेवी कॉन्ट्रैक्ट्स है, जी हाँ बिल्कुल, हमारे जो 2 अभी नए जीते हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि वंदे भारत और व्हील सेट मैन्युफैक्चरिंग जेवीज में जीते गए हैं, कंसोर्शियम्स में टू बी प्रिसाइज। और इनका कारण ये था कि अगर आप दोनों कंसोर्शियम को देखें तो हम और हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे बीच एक सिनर्जी फॉर्म होती है। जो वो अच्छा करते हैं वो हम नहीं करते, और जो हम अच्छा करते हैं वो नहीं करते। तो इस तरीके से एक परफेक्ट सिनर्जी टाइप की फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से एक स्ट्रेंथ जो मिलती है कंसोर्शियम को, वो अकेले दोनों पार्टनर्स को नहीं मिल पाती। तो कंसोर्शियम्स के पीछे ये हमारा लॉजिक था। और जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, हमारे इंडस्ट्री में हमने हमेशा कहा है, एक स्टैंडर्ड हमने गाइडेंस दी है जो 9 से 11% EBITDA के बीच रहती है, एंड इन प्रोजेक्ट्स में भी हम उसी रेंज में एक्सपेक्ट करते हैं। पर जैसा कि आपने कहा ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग चालू होने में अभी कुछ समय लगेगा, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम और इन्फॉर्मेशन शेयर करते जाएंगे। डेफिनेटली सर। अब ये जो प्रेफरेंशियल शेयर से फंड इकट्ठा करने का जो हमारा प्लान था, पर्टिकुलरली उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल्स चाहूँगा कि जो डिस्काउंट था उसको कैसे देखा, और जो फंड्स हम वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं उसका क्या यूज़ रहेगा सर? बिल्कुल। तो जो हमने प्रेफरेंशियल इशू किया है वो बिल्कुल करेंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पर है, परंतु अगर आप जो सेबी की एक फॉर्मूला होती है, एज पर सेबी चैप्टर्स, जो एक फॉर्मूला होती है जिससे प्राइस कैलकुलेट होती है, उससे ये सिग्निफिकेंट प्रीमियम पर है। और इन टाइप की डील्स में प्राइस हमेशा प्री डिफाइंड रहती है, जबकि मार्केट ऊपर नीचे होते रहती है। तो ये जो प्राइस थी ये प्री डिफाइंड थी,
और उस समय मार्केट प्राइसेस भी आज के लेवल्स पर नहीं थी। और जहां तक फंड यूटिलाइजेशन का सवाल है, हमने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है कि हमारे बहुत कैपेक्स के प्लान्स हैं। जैसे इस व्हील सेट के प्रोजेक्ट में कैपेक्स की दरकार पड़ेगी। हमारे बिल्कुल। जनरल कैपेसिटी एक्सपेंशन, चाहे वो वैगन्स में हो चाहे वो पैसेंजर रोलिंग स्टॉक में हो, वहां हमारी कैपेसिटी एक्सपेंशन चालू है, तो वहां भी कैपेक्स की दरकार पड़ेगी। तो इन फंड्स की यूटिलाइजेशन मोस्टली जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड कैपेक्स के फंडिंग की तरफ जाए। ठीक है सर, और एक और क्विक क्वेश्चन यहाँ पे एडिशनली ये रहेगा कि क्या और कुछ फंड रेज करने की कोई योजना है, कोई और रास्ते से और कुछ ज़रूरत पड़ने वाली है हमें पैसों की? आज के दिन हमारी देखिए कैपेक्स प्लान्स तो ऑलरेडी बनी हुई हैं, जी। और अभी जो फंड्स आई हैं वो जरूर हमें हेल्प करेंगी। बाकी के कैपेक्स हम कोशिश जरूर करेंगे कि इंटरनल अक्रूवल से ही फुलफिल करें। तो जी, आगे जाते वक्त जैसे चीजें डेवलप करेगी, वी विल कंटिन्यू टू ब्रीफ द मीडिया एंड द स्टॉक एक्सचेंजेस। डेफिनेटली बहुत अच्छे से सर समझाया आपने। अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि हमारा टोटल अपडेटेड ऑर्डर बुक अभी फ़िलहाल कितना है इस फाइनेंशियल ईयर में सो फार, जो हमने ऑर्डर्स जीते उसके बाद? जी, तो हमारा ऑर्डर बुक आज के दिन करीबन 27,000 करोड़ पर खड़ा है। जी, डेफिनेटली सर। और सर इस तक मैं ये भी समझना चाह रहा था कि करंट जो ऑर्डर इनफ्लो है उससे मार्जिन की ट्रेजेक्टरी को कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, जैसे आपने शुरुआत में बताया था उसको देखते हुए भी समझना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगेन मेरा वही पूछने का रीज़न यही है कि जॉइंट वेंचर्स है तो उसमें सब में अलग अलग मार्जिन की डिवीजन जो है वो आप देख रहे होंगे, तो उसको थोड़ा सा समझाइए सर। बिल्कुल। तो अगर आप जॉइंट वेंचर्स की स्ट्रक्चर देखें तो ये ऑलमोस्ट सब इक्वल जॉइंट वेंचर्स हैं, और जी। मोटा मोटी इक्वल जॉइंट वेंचर्स है। और जहां तक मार्जिन की सवाल है, जो मैंने कहा कि हमारे इंडस्ट्री में एक ब्लेंडेड बेसिस पर हम 9 से 11% एबिटा आई टारगेट करते अंडरस्टैंड। हैं, और वही टारगेट हम आगे बढ़ते हुए भी देखते हैं। जहां तक नए ऑर्डर्स की सवाल डेफिनेटली। है, ऐसे टेंडर्स हैं जहां हमने जी। बिड किए हैं, टेंडर्स निकलने वाले हैं, पर नॉर्मली हम तब तक उन पर कमेंट नहीं करते जब तक वो फाइनलाइज ना हो आई अंडरस्टैंड। जाए। डेफिनेटली, तो आपने फिर भी अच्छे से समझाया सर। तो इसके बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे आगे। अब समझेंगे कि जितने भी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स जो हैं उसमें हम L1 कहाँ कहाँ पर हैं, ये अगर आप डिटेल हमें बता सके तो लोएस्ट बिडर पे हम कहाँ कहाँ पर हैं अभी आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स में? जी, जैसे मैंने कहा, जब तक ऑर्डर्स फाइनलाइज नहीं हो जाते जी। तब तक हम उन पर यूजुअली कमेंट जी। नहीं करते हैं। तो जैसे ही कुछ अपडेट्स होती है, मैं जरूर आपके संग शेयर करूंगा। डेफिनेटली सर। अब मैं समझना चाह रहा हूँ जिस तरह से रॉ मटेरियल मेटल की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली प्राइस फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा रही हैं पिछले कुछ दिनों में, और बाकी साथ ही साथ हमारे जो कंजम्पशन होती हैं उन सब चीज़ों के बारे में बताइए, क्योंकि इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं काफ़ी कंट्रोल आ रहा है धीरे धीरे। आपने कैसे देखा है इस सिचुएशन को अभी फ़िलहाल, और यहाँ से आगे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और कोई कमी होती हुई नज़र आएगी जहाँ तक बात आती है रॉ मटेरियल्स की? बिल्कुल। तो हमारे ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स में आप देखेंगे कि एक पीवीसी यानी कि प्राइस वेरिएशन क्लॉज रहता है। तो जी। जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस में मूवमेंट्स होती हैं, उनका इम्पैक्ट हो सकता है कि क्वार्टर टू क्वार्टर हमारे पीएनएल और बैलेंस शीट में दिखे, बट अगर हम एनुअलाइज बेसिस पे देखते हैं तो वो इवन आउट हो जाती है, क्योंकि जो भी मूवमेंट रॉ मटेरियल प्राइसेस में होती है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के पीवीसी में जी। वो कवर हो जाती है, और ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे डेफिनेटली सर। पीवीसी एप्लीकेबल है। डेफिनेटली सर। तो जिस तरह से हमने देखा है एक के बाद एक काफ़ी अच्छे ऑर्डर विन्स हमने देखे हैं, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर तो बात है ही है, लेकिन साथ ही साथ अब कुछ डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर आपकी योजना रहेगी कि अभी जो हम फोकस रख रहे हैं, जितना जॉइंट वेंचर वगैरह हुआ है हमारा, तो उसी में आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रीतिश जी? डाइवर्सिफिकेशन की तो कई परिभाषाएं हैं। तो अभी तो जी। हमारे जो ऑर्डर्स हमने जीते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना इज जी। हमारी पहली प्रायोरिटी। उसके लिए अगर हमें कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना हो, या अगर कुछ नए आइटम्स चालू करने हो जो इन ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन में हमें फैसिलिटेट करें, तो ये सब स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं जो हम इंटरनली डिस्कस कर रहे हैं, और हो सकता है उन पे कुछ डिसीजन आगे जाके फाइनलाइज भी करें। पर अगर आप ये पूछते हैं कि कोई कंप्लीटली नए प्रोडक्ट लाइन में जाने की सवाल है कि नहीं, तो आज के दिन हमारी वो माइंडसेट डेफिनेटली सर। अच्छा, साथ ही साथ हम देख रहे हैं जिस तरह से अभी फ्रेट कॉरिडोर वगैरह देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा डिमांड सिनेरियो जो है वो बन रहा है। मैं इन जनरल थोड़ा सा समझना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फोकस है अभी सरकार का इन सारे मुद्दों पर।
तो आने जी। वाले कितने समय तक, या तो कुछ टाइमलाइन अगर आप बता सके कि एक अप साइकिल में है हम, या तो ऐसा कहें कि डिमांड सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा बन सकता है, क्योंकि ऑर्डर तो लंबे लंबे हमने 20-20 साल के भी देखे जो आपको मिले हैं। तो इस प्रकार से देखने जाएं तो ये तो काफ़ी अच्छा सेक्टर जो है वो पूरा ओपन अप हो रहा है इनडायरेक्टली, हमें ऐसा कहना चाहिए सर। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आगे जा जी। क्या ग्रोथ स्टोरी दिख सकती है। मैं ये कहूँगा कि हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है वो पूरी तरीके से इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से लिंक्ड है। इंडिया जितना इंडिया ग्रो करेगा उसके साथ ही साथ हम ग्रो करेंगे। और जहां तक हम्म। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की सवाल है, ये तो मैं आई एम श्योर आप भी मुझे मेरे साथ अग्री करेंगे कि वो बस अब चालू बिल्कुल। ही हुई है। और आगे जाते हुए इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, जो रेलवेज की ग्रोथ प्लान्स है, उन्होंने अनाउंस किया है कि 3,000 मिलियन टन फ्रेट मूवमेंट उनका टारगेट है, जो कि बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है और ऐसा टारगेट है कि रेलवेज अचीव कर सकती है, अचीव करने की तरफ जा रही है। अगर आप लास्ट ईयर के नंबर्स देखें, वो एक सब्सटैंशियल इंक्रीज थे उसके पहले साल से। तो हर साल हमें ग्रोथ दिख रही है। और आज के दिन जो टारगेट्स अनाउंस्ड हैं, एज टीटागढ़ हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज उन टारगेट्स को मीट करेगी। और जैसे जैसे गवर्नमेंट अपनी टारगेट्स को मीट करते जाएगी, उसके साथ साथ टीटागढ़ भी उस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की छोटी सी पार्ट है।